हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर मेट पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट साइंस। सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दी जाती है, तो आपके जितनी भी एग्जाम्स हैं इससे रिलेटेड टेट से, चाहे वो बिहार टेट हो, एमपी टेट हो, सुपर टेट, जो भी एग्जाम हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन। अब बहुत ही जबरदस्त होने वाली है आज की सेशन। तो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो ताप का एसआई मात्रक, देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, कैलोरी। तो जिसमें आपका पहला उत्तर जाएगा केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। तो यहाँ पर और क्वेश्चन बन सकता है कि एम्पियर किसका मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, कैलोरी किसका मात्रक है। देखिए एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, वहीं कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनेगा कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है, या एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक कैलोरी जो होती है 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। निम्न में से किस समूह की सभी राशियों के सदिश कह रहा है। देखिए संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, आखिर या सभी कौन से हैं इसमें जो सभी यहाँ पर सदिश। देखिए राशियां दो तरीके की होती है, एक सदिश होती है और एक अदिश होती है। अदिश जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होता है। तो यहाँ देखेंगे तो सब में दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त ये सभी हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। यहाँ अदिश की बात बोल दिया है इसने, निम्न में से किस समूह की राशियां अदिश की बात यहाँ की जा रही है। ठीक है, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर डी को जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए दिशा और इसमें जो भी राशियां दी गई है, यहाँ इन सभी में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। मैंने कहा कि मोहन कार्य कर रहा है, तो मैंने ये नहीं कहा कि किस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, बस कार्य कर रहा है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है ये मैंने जवाब नहीं दिया। वो 5 किलो पत्थर उठाया है, तो किस डायरेक्शन में पत्थर उठाया है ये मैंने नहीं कहा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व का गुण क्या है। अब देखिए जड़त्व का गुण कह रहा है कि किसमें, प्रत्येक वस्तु में होता है, या किसी वस्तु में होता है, या किसी वस्तु में नहीं होता, या केवल गतिशील वस्तु में ही होता है जड़त्व। आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु में होता है, या किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता, या तो केवल गतिशील वस्तु में ही होता है। तो कौन सा होगा। तो इसमें देखिए जड़त्व का जो गुण है आपका उत्तर चला जाएगा ए को, प्रत्येक वस्तु में ही होता है। क्योंकि जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी, अगर कोई चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल लगा करके उसको रोका ना जाए या चलाया न जाए, तब तक वो चल रही तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी। ठीक है, जब तक कोई आप बाह्य बल नहीं लगाते हैं, बाह्य बल जब तक नहीं लगाते हैं बाह्य बल, तब तक वो चल रही है तो चलती ही रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी। ये जड़त्व का नियम कह रहा है। ठीक है, जड़त्व का नियम दो तरह का होता है, एक विराम का जड़त्व, एक गति चक्र जड़त्व। विराम के जड़त्व में देखिए, विराम के जड़त्व में वस्तु अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी, और गति के जड़त्व में गति में है तो गति ही में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई ब्रेक लगा करके या उसको बल लगा करके रोका न जाए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। जूल, कैलोरी, केल्विन, हॉर्स पावर। तो जूल यहाँ पर कार्य का एसआई मात्रक है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पर जवाब देता हूँ। देखिए हार्स पावर की बात कर रहा है, तो एक हार्स पावर एचपी होता है, घोड़े की शक्ति जिसको कहते हैं हम। तो एक हार्स पावर में होता है 746 वाट, ये भी ध्यान रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, युग्म में नहीं होता है जोड़ा, और सुमेलित नहीं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया उपकरण, और यहाँ दिया ऊर्जा का रूपांतरण। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, या लाउड स्पीकर जो है वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए जो सितार की बात करेंगे डी, वो ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका ये सातवें का कौन सा हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, बाकी सब सुमेलित है, क्योंकि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को आपका वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, लाउड स्पीकर जो है वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि डायनेमो को जब चलाया जाता है तब जाके वो ऊर्जा देता है। अब आगे देखिए, अश्व शक्ति बराबर है, अश्व शक्ति जैसे कि मैंने बात किया ऊपर, एक अश्व शक्ति यानी 1 HP किसके बराबर है, 1 HP 746 वाट के। तो यहाँ आपका जो उत्तर चला जाएगा 8वें का वो बी को चला जाएगा, यानी 746 वाट होती है एक शक्ति में, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 किलोवाट में कितना होता है, तो 1 किलोवाट में आपका होता है 1000 वाट। तो दूसरा भी इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि आखिर 1 MW यानी मेगावाट में कितना होता है, तो 10 पर 6 होता है, यानी कि 10 लाख वाट होता है, ये ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के किस गति से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन के किस गति से न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का। तो प्रथम से द्वितीय से तृतीय तक, या किसी से भी नहीं। तो प्रथम न्यूटन का प्रथम नियम का कहता है कि कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी। द्वितीय नियम क्या कहता है कि बल यह बराबर होता है ma, ये द्वितीय नियम है। तृतीय नियम क्या है, एक्शन फॉर रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो यानी ये देखिए द्वितीय नियम से प्राप्त होता है हमें उसका, तो यहाँ पर उत्तर चला जाएगा बी को। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब पर क्या होता है असर, घटता है, बढ़ता, परिवर्तित रहता है, या उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से जब जब आप ऊपर जाएंगे तो दाब जो है घटने लगता है, और लगभग 5 से 6000 मीटर की अगर ऊंचाई पर आप जाते हैं तो आप दम घुटने लगता है, नाक से खून आने लगती है, व्यक्ति मरने के कगार पर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है भाई, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी के घर कुकर है, सब लोग रोज खाना बनाते हैं। क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि प्रेशर कुकर में आखिर खाना जल्दी क्यों पक जाता है। 2 चीज़ें रखिए, 2 कुकर गैस जलाइए, ठीक है, गैस जलाइए और दोनों साइड, 2 साइड में आप रख दीजिए, एक साइड कुकर रख दीजिए और एक साइड भदेली रख दीजिए या भगोना रख दीजिए, दाल रख दीजिए। देखिए कौन सा जल्दी पकता है। कुकर का जो है आपका जल्दी पक जाएगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो प्रश्न आपका है, उत्तर आपका क्या जाएगा इसमें, तो उत्तर ए को चला जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर दाब जैसे जैसे बढ़ता है पानी का क्वथनांक बढ़ने लगता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। पृथ्वी तल का पलायन वेग क्या है, पृथ्वी तल का पलायन वेग क्या है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, 6.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, या 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो आपका उत्तर जो चला जाएगा 12 नंबर है, सी को चला जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। पानी की बूंदें आखिर गोल ही क्यों होती हैं। पानी डेली नहाते होंगे, डेली पानी यूज करते होंगे कपड़े धोने में, खाना बनाने में, लेकिन आपके मन में एक ख्याल आया है कि पानी की बूंद आखिर गोल क्यों होती है, ठीक है। प्लवन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, किस तत्व के कारण, या उत्प्रेक्ष के कारण। कौन सा उत्तर आपका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो 13 का जो है बी है, पृष्ठ तनाव के कारण ये पानी की बूंदें जो होती हैं गोल होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरा लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। झूला झूले ऐसे लड़की, ठीक है। तो अगर इसके बगल में एक लड़की यहाँ बैठी है और दूसरा यहाँ पर आके बैठ जाए तो इस लड़की का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सी सही है, वह उत्तर आपका अपवर्तित रहेगा, ठीक है। 15 चलिए, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा कि या नहीं पड़ेगा। देखिए बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन, लोलक की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ये सही है आपका। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग है भाई, ध्वनि तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी तरंग है ये 16 नंबर। तो देखिए ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये ध्यान रखिए। ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अब ध्वनि तरंगें तीनों में ही चल सकती है, ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं किस माध्यम में उत्पन्न कर, सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में, इन तीनों में। 17 नंबर क्वेश्चन है,
अनुप्रस्थ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? अनुदैर्घ्य की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में, या तीनों में? तो भाई इस तीनों में ही अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक, फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसका मात्रक क्या होता है? आवृत्ति। तो देखिए उसका मात्रक 19 नंबर क्वेश्चन है, तो उसका मात्रक होता है आपका हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज है, सेकंड हर्ट्ज नहीं, किलो हर्ट्ज होता है। ठीक है, क्योंकि साउंड की आवृत्ति, साउंड जो होता है उसकी आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे अधिक किसमें होता है ध्वनि तरंग? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में, किसमें होता है? 20 नंबर प्रश्न है। देखिए ठोस में ध्वनि तरंग का वेग होगा, द्रव में होगा, गैस में होगा, या निर्वात में? किस में अधिक होगा? तो ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में नहीं होगा, गैस में नहीं होगा, निर्वात में नहीं होगा। क्योंकि निर्वात में तो बिल्कुल नहीं होगा, हवा के कण रहेंगे नहीं तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम इसको मिलेगा नहीं तो चलेगा नहीं। इसलिए कभी देखिएगा रेल की पटरी पर ट्रेन आती दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ आपको बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो ठोस में इसकी गति जो है बहुत ज़्यादा होती है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासरब्ध तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा उत्तर आपका सही होगा? 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रसरब्ध तरंगी की मैं बात कर रहा हूँ कि 3 तरह की तरंगे होती हैं ये, तो 20,000 हर्ट्ज से ये अधिक होती हैं। ठीक है, 21 नंबर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शुष्क वायु, सूखे हुए वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ए नंबर क्वेश्चन 18 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 6400 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 332 मीटर प्रति सेकेंड, या 764 मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर नंबर 22 है। तो 22 का कौन सा सही होगा? तो देख लीजिए आपका उत्तर जो है सी सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। 23 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो इसका है पिच जो होता है उसका तारत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, और हम लोग का तारत्व जो होता है कम होता है। इसलिए गले की जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्त्रियों की गले की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, इसलिए उनका जो है आवाज़ पतला होता है और हमारा मोटा होता है। क्योंकि हम जैसे देखते हैं ना, जब गला बैठता है तो फ्रीक्वेंसी एकदम कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी एकदम कम हो जाती है। जैसे पंखा अगर धीरे धीरे चलेगा तो उसको आप गिन सकते हैं, लेकिन वही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, बहुत तेज़ी से ऐसे चलने लगे, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर। कौन सी दूरी होनी चाहिए 24 नंबर प्रश्न में? 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। 24 का आपका है बी उत्तर सही है, 17 मीटर कम से कम होना चाहिए। चलिए 25 नंबर में चलते हैं। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? देखिए ध्यान रखिएगा, निम्न में से कह रहा है कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की भेदन क्षमता यानी भेदने की क्षमता सर्वाधिक होती है? एक्स किरणों की, परावैंगिक किरणों की, गामा किरणों की, या इनमें से कोई नहीं? 25 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें से आपका उत्तर चला जाएगा गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि एक्सरे तो हम कराते हैं, है ना, जा करके। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान आपके एक समान होते हैं? 39 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, या -49 डिग्री सेंटीग्रेड, या 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सा सही होगा? तो ये -40 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पर इसका तापमान समान होते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या 98.6 फ़ारेनहाइट, 99.6 फ़ारेनहाइट? ए और बी दोनों। कौन सा सही है? 28 नंबर प्रश्न है, तो 28 का चला जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। सेंटीग्रेड में आपका 37 होता है, क्योंकि याद देखिए सेंटीग्रेड होता है, मैं आपको इस बात पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक होता है सेंटीग्रेड, एक होता है आपका फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। अगर ये सेंटीग्रेड 0 है तो ये आपका फ़ारेनहाइट में हो जाए, देखिए फ़ारेनहाइट है तो ये आपका हो जाएगा 32,
और ये आपका हो जाएगा 373। ठीक है, अब ये बढ़ेगा तापमान तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखिए, ये 0 है तो ये 32 है, ये 373 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 7 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड? कौन से ताप पर होता है? ये ध्यान रखिए। 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न। उत्तर बताइए जल्दी से, फटाफट उत्तर बताइए। 29 नंबर प्रश्न कौन सा सही होगा? 29 नंबर प्रश्न तो 29 का जो उत्तर होगा आपका, इसमें ए सही होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? बर्फ की होती है, बालू की होती है, पानी की होती है या लोहा की होती है? 28 क्वेश्चन। कौन सी ऊष्मा पूछा है? तो विशिष्ट ऊष्मा, ध्यान रखिएगा। तो लोहा की, ये ध्यान रखिए, लोहा की उत्तर इसमें लोहा चला जाएगा। 31 नंबर चलते हैं। न्यूनतम संभव ताप है कौन सा भाई? -373, 273, -171 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड? कौन सा इसमें सही है आपका? 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न फटाफट उत्तर बताइए। इसका चला जाएगा बी पर। चलिए आगे चलते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? विकिरण से, संवहन से, चालन से, उपरोक्त तीनों विधियों से? कौन सी विधि से होता है? 32 नंबर प्रश्न है। कौन सा सही है? तो इसमें सी सही है, चालन विधि से होता है। 33 नंबर चलते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है? नहीं होती है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें बी को चला जाएगा उत्तर। अधिक होती है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जितना हम आग से जलने पर हमको कष्ट नहीं होगा, उतना भाप से जलने पर कष्ट होगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि से होता है या संवहन, विकिरण? उपरोक्त तीनों में से कौन सी विधि से होता है? 34 नंबर प्रश्न है, तो ये चला जाएगा उत्तर सी को, विकिरण माध्यम से होता है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, अंधार है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, 1 और 2 दोनों? कौन सा है? 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर, तो ये डी सही है, 1 और 2 दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 36 है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में, पानी में, कांच में? इनमें से कोई नहीं? कौन सा उत्तर सही है? 36 नंबर प्रश्न है। 36 का ए हो जाएगा। निर्वात में किस माध्यम प्रकाश की चाल पर? निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है निर्वात में। अगर जैसे हवा आएगी इसकी चाल घट जाएगी। अगर कांच में इसको प्रवेश करनी होगी तो 2 × 10⁸ होती है। ये कांच में होती है इसकी चाल, ध्यान रखिएगा। अलग अलग में अलग अलग इसकी चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 37 नंबर प्रश्न है। अभी मैंने बताया 3 × 10⁸ तो देखिए इसमें कहीं दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर, यानी जैसे मैंने कहा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये किलोमीटर में प्रति सेकेंड है। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर में बदलेंगे तो इसका 3 लाख आएगा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल का, आसमानी का, पीला का या बैगनी का? तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसलिए आप देखिएगा हमें आसमान जो होता है नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रश्न कौन सा था आपका? प्रश्न था 38 नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 39 नंबर कौन सा है? किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किस रंग का अपवर्तनांक कर रहा है? अपवर्तनांक यानी देखिए, जब कोई जब जो वायु होती है, वायु की जो चाल होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, जब प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल जब मान लीजिए हवा से वो कांच में पहुंची, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंची, तो जो दोनों के बीच का जो रेशियो होता है ना, कांच, हवा और कांच के जो बीच का रेशियो होता है, उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल, आसमानी, पीला, बैगनी? 39 नंबर प्रश्न है ये, ठीक है, तो बताइए फटाफट से 39 का। तो लाल का जो होता है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का अपवर्तनांक। तो क्वेश्चन आपका उत्तर चला जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, बी उत्तर सही होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आयदरार का चमकना। उपरोक्त सभी 41 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि कौन सा सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, देखिए तो आपका डी उत्तर सही है। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना भी पूर्ण आंतरिक है, कांच में आयदरार का भी चमकना भी। ठीक है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? 42 नंबर प्रश्न है आपका, 42 नंबर, तो ये चला जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में। 43 नंबर है वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए चालक की सीट के पास जो दर्पण लगाए जाते हैं, उस दर्पण में कौन सा दर्पण होता है? जो चालक के सीट के पास जो साइड मिरर लगता है कौन सा होता है? अवतल, उत्तल, समतल, साधारण, कौन सा दर्पण होता है? 43 नंबर प्रश्न है ये, तो आपका उत्तल रहता है वो। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के परावर्तन कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश के पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण। 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर, तो ए चला जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? लाल रंग का, नारंगी रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का, कौन से रंग का? 45 नंबर क्वेश्चन है, तो 45 का उत्तर चला जाएगा आपको डी को, बैगनी रंग का विक्षेपण ज्यादा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, नीला, हरा, इन तीनों को कौन सा? 46 नंबर है, तो देखिए डी, इन तीनों को ही हम प्राथमिक रंग कहते हैं, लाल, नीला और हरा को। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? कार्निया, पिपिल, रेटिना, कौन किस पर बनता है? 47 नंबर क्वेश्चन है, तो 47 का हो जाएगा सी, रेटिना पर बनता है, क्योंकि प्रकाश आकर के सबसे पहले रेटिना पर बढ़ता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे और डिटेल में समझने वाले हैं। कल एमसीक्यू की क्लास नहीं रहेगी, एमसीक्यू की क्लास एक एक दिन छोड़ के रहेगी, और एक एक दिन जो है आपकी टॉपिक वाइज क्लास रहने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर लोग नेक्स्ट वीडियो में।